नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है, उन्हें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज ही बीजेपी ने सोनिया गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, सोनिया गांधी के अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस से करीबी रिश्ते हैं। नड्डा ने कहा कि अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के साथ मिलकर खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, मोदी सरकार को हटाने और भारत में अस्थिरता पैदा करने का काम करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस ने सोरोस के फाउंडेशन के साथ रिश्तों की जांच के लिए जेपीसी का गठन करने की मांग की। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बीजेपी ने चर्चा की मांग की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने बार बार ये मांग उठाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस सारे नेता उत्तेजित हो गए। उन्होंने इसका तीखा विरोध किया। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों से कांग्रेस के नेता इतने खफा हो गए कि चेयरमैन पर भी पक्षपात का इल्जाम लगा दिया। फिर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। अब सवाल है, आखिर जॉर्ज सोरोस के नाम से कांग्रेस के नेता इतने परेशान क्यों हो गए? क्या वाकई में जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी से करीबी रिश्ते हैं? जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्या किया जिसका कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, जिसके कारण बीजेपी के नेता जॉर्ज सोरोस पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगा रहे हैं? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी पर पलटवार किया और आज राज्यसभा में क्या हंगामा हुआ। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर चर्चा के नोटिस दिए थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के नेताओं ने सभापति से नोटिस पर रूलिंग की मांग की। नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। हालांकि चेयरमैन ने बीजेपी नेताओं के नोटिस को नामंजूर कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया तो सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा को 2 मिनट बोलने का मौका दे दिया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि कुछ राजनीतिक दलों के ऐसे संगठनों के साथ रिश्तों की बात सामने आई है जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, देश में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। ऐसे संगठनों के साथ राजनीतिक दल का रिश्ता देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने न कांग्रेस पार्टी का नाम लिया न सोनिया गांधी का नाम लिया। हालांकि जब हंगामा हो रहा था उस वक्त सोनिया गांधी सदन में मौजूद नहीं थी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। उन्होंने कहा, जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं है उनके खिलाफ चर्चा करके उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की इजाजत क्यों दी जा रही है? इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 30/9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। इसके बाद सदन में इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सदन के भीतर सुधांशु त्रिवेदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सदन से बाहर आकर उन्होंने साफ साफ सोनिया गांधी का न सिर्फ नाम लिया बल्कि उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, सोनिया गांधी किस हैसियत से जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि यह संगठन किस तरह भारत के खिलाफ साजिश रचता है और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाता है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा जॉर्ज सोरोस खुद ही ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 अरब की फंडिंग की है। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन, ये आप देख सकते हैं। ये फोरम काम क्या कर रहा है, अब आप देखिए ये भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, और इंटरव्यू किसका है, इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशांत अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद पाकिस्तान। भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और कश्मीर में जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के थिंक टैंक का इंटरव्यू है। अब आप इसका रहस्य समझिए। वेबसाइट पे प्राप्त जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरस फाउंडेशन। अब द डॉट्स सीम्स टू बी कनेक्टेड and Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। आज तक भारत या विदेश के किसी भी धनी व्यक्ति ने ओपनली पॉलिटिकल एजेंडा के लिए धन देने की वह घोषणा नहीं की है, और यह जॉर्ज सोरस ने किया है। इसलिए हम इस गंभीर विषय को उठाना चाहते थे। असल में जॉर्ज सोरस एक बिलियनियर हैं, अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में उनका संगठन काम करता है। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। इस संगठन के 4 को प्रेसिडेंट हैं, जिनमें राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी भी एक हैं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन का एजेंडा प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, इसलिए सोनिया गांधी के इस संगठन के रिश्तों पर सवाल उठाए गए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह संगठन जिस तरह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में बातें करता है, क्या कांग्रेस के नेता इससे सहमत हैं? उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के संगठन से जुड़े लोग राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे। अब कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत में जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं? आज हम साफ साफ विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि यह फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। सलील शेट्टी जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरेस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। इट अमाउंट्स टू डिस्टेबलाइज द नेशन एंड इक्विवेलेंट टू ट्रीजन। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं, ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? अब सवाल है कि वो फाउंडेशन है क्या जिससे जुड़े होने की वजह से सोनिया गांधी पर इतने गंभीर आरोप लगे। दरअसल इस संगठन की स्थापना 30 साल पहले दिसंबर 1994 में हुई थी, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में। इसका गठन साउथ कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डेई जंग की पहल पर हुआ था, जो अब भी इसके 4 को प्रेसिडेंट्स में से एक है। सोनिया गांधी 1994 में राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त वो राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। इसीलिए सोनिया गांधी को फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स का को प्रेसिडेंट बनाया गया और जॉर्ज सोरोस की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड भी दिए गए। क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स को फंड दिया और जॉर्ज सोरोस कश्मीर में रेफरेंडम की मांग का समर्थन करते रहे हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं, इसलिए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ऐसे व्यक्ति के संगठन के साथ सोनिया गांधी रिश्तों पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि यह रिश्ता देशद्रोह जैसा है। संबित पात्रा ने भी यही बात कही, लेकिन उनके निशाने पर राहुल गांधी थे। संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर, जॉर्ज सोरोस के आदेश पर काम करते हैं। ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है। OCCRP डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए, इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर OCCRP ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी रिपोर्ट आई तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं, राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। आज राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी और कांग्रेस पर इसी तरह के इल्जाम लगाए। हालांकि नड्डा ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ कर दिया। नड्डा ने कहा राज्यसभा की मेंबर
एक ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। इस पर चर्चा होनी जरूरी है। जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है, और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है, और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन ने हंगामे के बीच बीजेपी के 3 नेताओं को 1-1 मिनट बोलने का मौका दिया, तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का इल्जाम लगाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच नोकझोंक भी हुई। इतने महत्वपूर्ण विषय सदस्यों के लगे हैं, इस पे जब सहमति हमने जताई कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर में कोई डिसरप्शन न किया जाए, तो सदन चलाइए। गुड। मुझे कितनी पीड़ा होती होगी कि जो बात आप आज कह रहे हो उसको आप पहले सप्ताह में भूल गए। संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले, आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? आप यहाँ हमारा पार्टी को आप पाठ पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। आपका पूरा कारनामा सबने देखा है। टेबल के ऊपर चढ़ के आपने क्या तमाशा किया था। एक केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? मुझे ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोजीशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। आप हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी सभापति पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रमोद तिवारी ने कहा, जब उन्हें बोलने की परमिशन मिली थी तो बोलने क्यों नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह ने तो सीधे सीधे कह दिया कि राज्यसभा के सभापति सत्ता पक्ष के इशारे पर सदन चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी, जानबूझकर साजिश है। अनिल सुखराम बोंडे जी, अनिल सुखराम बोंडे जी। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है?
इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर, पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। धन्यवाद। आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हालांकि हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पता यह लगा कि विरोधी दलों के सांसद राज्यसभा में चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष के 70 सांसदों ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को साइन करने के लिए मंजूरी दे दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो 50 साल से संसदीय राजनीति में हैं, लेकिन उन्होंने इतना पक्षपात करने वाला राज्यसभा चेयरमैन कभी नहीं देखा। मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा। हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। हालांकि शाम को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मामले को शांत करने की कोशिश की। सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया। सदन की कार्रवाई कैसे चलाई जा सके इस पर विचार विमर्श किया। जगदीप धनखड़ ने कल सुबह 10:30 बजे भी इन नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के व्यवहार पर दुख जताया, कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। रिजिजू ने कहा कि यह मुद्दा न किसी एक व्यक्ति का है, न किसी पार्टी का है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए इसे सियासी नजर से न देखा जाए तो बेहतर होगा। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकन बिलियनियर हैं, लेकिन वो अपने आप को किसी एक देश का नागरिक नहीं मानते। वो अपने आप को स्टेटलेस स्टेट्समैन कहते हैं। वो पिछले कई साल से भारत को डिस्टेबलाइज करने का एजेंडा चला रहे हैं, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को गिराना चाहते हैं। मोदी हमेशा उनके निशाने पर रहते हैं। भारत में चुनाव के मौके पर वो इंफॉर्मेशन के ऐसे कई बम फोड़ते हैं जिससे मोदी को नुकसान हो। पार्लियामेंट के सेशन से पहले उनका सिस्टम ऐसी खबरें रिलीज करवाता है जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बने। अब सवाल है कि इन सारी बातों से सोनिया गांधी का क्या कनेक्शन, और आज बार बार सोरोस के कनेक्शन में सोनिया गांधी का नाम क्यों आया? असल में सोनिया गांधी भारत विरोधी संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की वाइस प्रेसिडेंट हैं। यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है। इसीलिए सोनिया गांधी से बार बार पूछा गया कि उनका इस संगठन से क्या कनेक्शन है। न सोनिया गांधी की तरफ से न कांग्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब आया। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश करते हैं। सोरोस राहुल को एडवांस में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके आधार पर वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया में मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। तो इस सारी बैकग्राउंड देखने के बाद में दो बातें साफ हो जाती हैं। सोनिया और राहुल का सोरोस से, उनके फाउंडेशन से, उनके सिस्टम से पूरा कनेक्शन है,
और सोरोस मोदी के खिलाफ हैं, खुलकर कहते हैं कि वो मोदी सरकार को डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सवाल है कि इस सारे मामले में आज अडानी का जिक्र क्यों आया? कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए अडानी का नाम पकड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का नाम गौतम अडानी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम रोज रोज नए नए तरीके खोजती है। आज कांग्रेस के दो सांसद मणिकम टैगोर और शिवजी कलगे प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी के मुखौटे पहनकर पार्लियामेंट में आए। इसके बाद राहुल गांधी अपना फोन लेकर दोनों के पास पहुंचे और उनका इंटरव्यू करने लगे। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, आज डिसाइड कर देंगे कि मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने इस प्रोटेस्ट को राहुल गांधी का मस्खरापन बताया। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी की ऐसी हरकतों पर हंसी तो आती है, लेकिन उनकी हरकतों से लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक पदों का मजाक बनता है। ये गंभीर बात है। गिरिराज सिंह ने कहा, देश के आर्थिक विकास को रोकने के लिए राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों को लगातार टारगेट करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का वैसे तो पूरे देश में आप सर्वे कर लें, इनके जो कैरेक्टर है, इनके जो चरित्र है, वो बन गया है मशकरा करने वाला। ये बन गया है कि पॉलिटिकल, मैं जोकर कह नहीं सकता, लेकिन ये इसके सिवा और कुछ इन्होंने बनाया नहीं। लेकिन जो उन्होंने आज किया है मुखौटा पहन करके, ये बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए है कि भारत की इकोनॉमी को ये खत्म करना चाहते हैं। आज अदानी पर चोट कर रहे हैं, पहले अंबानी पर कर रहे थे। राहुल गांधी का सबसे ताजा इल्जाम यह है कि सोरोस और उसके संगठनों ने अडानी को एक्सपोज किया और मोदी अडानी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जॉर्ज सोरोस का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल टाइम्स में जॉर्ज सोरोस का लंबा कनेक्शन है और 4 साल पहले 2020 में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, अगर मोदी को कमजोर करना है तो गौतम अडानी को टारगेट करना होगा। राहुल गांधी बिल्कुल इसी लाइन पर चलते हैं और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। G20 समिट से पहले राहुल ने अडानी का नाम लेकर मोदी पर हमला किया। उसके बाद चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या अमेरिका में अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की खबर हो, सोरोस खबर बनाते हैं और राहुल मोदी के खिलाफ उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो उनके विजिट की प्लानिंग सोरोस के सिस्टम के द्वारा की जाती है। राहुल गांधी ने इस बात पर न कभी जवाब दिया, न कभी सफाई दी। राहुल ये तो कहते हैं कि अडानी और मोदी एक हैं, वो ये तो कहते हैं कि मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर अडानी इतने करप्ट हैं, इतने बेईमान हैं, तो कांग्रेस की सरकारों ने अडानी को प्रोजेक्ट्स क्यों दिए? रेवंत रेड्डी ने, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के तौर पर अडानी को गले क्यों लगाया? अडानी को लेकर राहुल का ये डबल रोल, सोरोस से उनका कनेक्शन, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने भी इस मसले को लेकर राहुल से दूरी बनाई है। आज की एक और बड़ी खबर इलाहाबाद से आई।
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। जस्टिस यादव के इस वीडियो में जज साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा, कुछ कठमुल्ले देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, इनसे बहुत खतरा है, इसलिए कठमुल्लों से सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव के बयानों पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। असल में जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। जस्टिस शेखर यादव ने कहा, हिंदुओं के बच्चों को बचपन से ही सहिष्णुता, प्रेम और दया के संस्कार दिए जाते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे बचपन से ही जानवरों की कुर्बानी देखते हैं, तो वो सहिष्णुता कैसे सीखेंगे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वैसे पहला मौका नहीं है जब जस्टिस शेखर यादव ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले 2021 में शेखर यादव ने एक बेल पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह दी थी और कहा था, जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का भी कल्याण होगा। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, भले ही उसका पूजा पद्धति कोई भी हो। देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू है। ऐसा नहीं है। हिंदू कौन है? हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी ग्रंथ। इसके बाद जस्टिस शेखर यादव ने कॉमन सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा, देश तो बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की मर्जी से ही चलेगा। जस्टिस यादव ने कहा, कॉमन सिविल कोड से सबका भला होगा, सेक्युलरिज्म और सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो कट्टरता के खिलाफ बोलते हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस शेखर यादव के वीएचपी के प्रोग्राम में शामिल होने और कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को असदुद्दीन ओवैसी ने हेट स्पीच का सबूत बताया। ओवैसी ने कहा, जस्टिस शेखर यादव ने जज के ओहदे का अपमान किया है, अपनी शपथ को तोड़ा है। ओवैसी ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, न्याय व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी जस्टिस शेखर यादव के बयानों का कड़ा विरोध किया। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, उन्हें तो पहले से ही पता था कि शेखर यादव का संबंध
आरएसएस से है, वो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वो आरएसएस का शुरू से है, हम तो जानते हैं, वो यही करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने कहा, जजेस को ऐसे प्रोग्राम्स में जाना ही नहीं चाहिए। जियाउर रहमान ने कहा, देश किसी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के इशारे पर नहीं, संविधान से चलेगा। हमें भी आपत्ति है इस चीज पे कि खास तौर से हमारे जुडिशरी को, हमारे जज को इस प्रकार के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। हम आपत्ति करते हैं क्योंकि इस प्रदेश और देश की जनता न्यायालयों पर बहुत भरोसा करती है और इस प्रकार से अगर हमारे जज इन कार्यक्रम के अंदर जाएंगे और इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, फिर जिस चीज पे हम लोग यकीन करते हैं जुडिशरी पर कि हमें भरोसा, हमें इंसाफ वहां से मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी जो है, जो न्यायालय है, वो कानून और संविधान के हिसाब से चलते हैं और उसी हिसाब से फैसला आता है। अगर एक जज के हिसाब से ये फैसला, एक आदेश देना, आदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहना कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, बेपनाह गलत अल्फाज है, क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि अल्पसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ना बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो एक सिटिंग जज को शोभा नहीं देता। सबसे बड़ी बात है, वो जानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, यह गलत है। ईद की कुर्बानी को लेकर जिस तरह के डायलॉगबाजी उन्होंने की, वो एक छुटभइये नेता की भाषा तो हो सकती है, एक हाई कोर्ट के जज की नहीं। ऐसी बातों का इस्तेमाल मुफस्सिल नेता नफरत फैलाने के लिए करते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव की विचारधारा चाहे जो भी हो, अपनी बात कहने का एक सलीका होता है। जब कोई जज इस तरह का बेसिर पैर का बयान देता है, जानबूझकर देता है, तो पूरी जुडिशरी पर सवाल उठते हैं। जज के पद की गरिमा कम होती है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड ने 100 से ज्यादा किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी करार दिया है। 103 किसानों को जमीन खाली करने को कहा है। वक्फ ट्राइब्यूनल की तरफ से किसानों को जो नोटिस भेजे गए हैं, उसमें किसानों से कहा गया वो जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उसके दस्तावेज और गवाह जल्दी से जल्दी ट्राइब्यूनल के सामने पेश करें। 20 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। लातूर के तले गांव के किसानों का कहना है कि इस जमीन पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। अब अचानक उनसे यह साबित करने को कहा जा रहा है कि यह जमीन उनकी है। किसान परेशान है, वकीलों के पास दौड़ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी से उन्हें बचाया जाए। मेरे को 6 एकड़ जमीन है। वक्त बोल रहे हैं, कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। अभी वो केस चालू है। 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं। वो जमीन जो है सो हमारी रहना, ये इतना हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारे को। हालांकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने किसानों को कोई नोटिस नहीं भेजा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने कहा यह मामला कोई शख्स वक्फ ट्राइब्यूनल में ले गया था, जिसके बाद किसानों को नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, न ही वो इस केस में पार्टी है। तलेगांव नाम के गांव में किसानों को 300 एकड़ पर दावा देने वाला कोई भी नोटिस महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस मामले में कोई बाबू नाम का व्यक्ति है जो ट्रिब्यूनल कोर्ट गया है और कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी की है। एकनाथ शिंदे ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमीन नहीं छीनने दी जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है। किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। लेकिन कांग्रेस के नेता वक्फ बोर्ड के साथ हैं। असलम शेख ने कहा जमीन किसकी है, कौन इसका असली मालिक है, ये पता चलना ही चाहिए, इसमें क्या गलत है। असलम शेख ने कहा कि अगर कोई
सालों से किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बैठा हो तो क्या उस जमीन पर असली मालिक का खत्म हो जाता है? किसी भी चीज की शानिशा होनी जरूरी है। अगर किसानों की जगह है तो किसानों को मिलनी चाहिए, या जिसकी जगह है उसको मिलनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की हो चाहे किसी इंडिविजुअल की हो। इस देश के अंदर तो कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई मालिक का मालिक ना हो। ये तो ऐसा कि कोई भी किसी की जगह पे बैठ जाता है, उसके बाद में कोर्ट कचहरी होती है, 25-25 साल कुछ होता नहीं है। अगर आप फॉरेन कहीं चले जाओ, अगर आपका घर है, आपने किराए पे दिया है और आपका टाइम खत्म होता है तो उसके बाद वो एक दिन भी रह नहीं सकता है। पुलिस खुद आती है, बेलीफ खुद आता है, उसको बाहर निकाल देता है। मुझे भी लगता है कि इस देश में इस तरीके के कानून की जरूरत है। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, यह कोई पहला मौका नहीं है जब वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही हो। बावनकुले ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की जमीनें और मंदिरों पर कब्जा होता रहा है, इसलिए केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह है, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है, जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। पूरा इसका दोबारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और इसके लिए जो जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार किसानों का साथ देने की बात करे, लेकिन AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि सरकार इसमें बीच में क्यों पड़ रही है। मामला वक्फ ट्राइब्यूनल और किसानों के बीच का है। किसान अपनी जमीन के दस्तावेज दिखा दें तो जमीन उनसे कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने यह साबित कर दिया कि जमीन वक्फ की है तो फिर उन्हें वक्फ बोर्ड को लौटानी ही पड़ेगी, क्योंकि कानून यही कहता है। शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी की है तो ये काम ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, वो देखे किसके पास मालिकाना पेपर है। अगर वक्फ बोर्ड में वो जगह रजिस्टर है और वक्फ की जगह है तो आज नहीं तो कल शेतकरी लोगों को वो जगह वापस देनी होगी। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के हक जताने का मसला ऐसे टाइम पर आया है जब सरकार वक्फ के कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मामला फिलहाल JPC के सामने है। लातूर का यह केस अपने आप में वक्फ के कानून पर सवाल उठाने के लिए काफी है। आखिर कोई किसानों की जमीन कैसे ले सकता है जिस जमीन पर वो पुश्तों से खेती कर रहे हों। मैंने आपको AIMIM के MLA मुफ्ती इस्माइल और कांग्रेस के लीडर असलम शेख की बात सुनवाई। दोनों ये नहीं कहते कि वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन नहीं ले सकता, वो तो किसानों से कह रहे हैं कि वो साबित करें कि जमीन उनकी है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। इसीलिए वक्फ बोर्ड को लेकर जो मौजूदा कानून है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। और अब बात बांग्लादेश की। हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर आज भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से सीधी बात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज ढाका में बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जशीमुद्दीन से भी लंबी बात की। विक्रम मिस्री ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। इसके बाद विक्रम मिस्री ने कहा उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है और बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग की है।
आज की बातचीत के दौरान हम दोनों ही देशों को आपसी संबंधों के मूल्यांकन का मौका मिला। इस बातचीत के दौरान हमने हाल की घटनाओं को लेकर भी चर्चा की। मैंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके कल्याण को लेकर भारत की चिंताओं से यहाँ की सरकार को अवगत करा दिया है। हमने यहाँ कुछ सांस्कृतिक, राजनयिक और धार्मिक ठिकानों पर हुए हमलों की अफसोसजनक घटनाओं के बारे में भी बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज हमारे देश में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। जम्मू के कठुआ में साधु संतों और आम लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जूना अखाड़ा के महामंत्री मोहन गिरी के नेतृत्व में साधु संतों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का पुतला जलाया। मुंबई और नागपुर में मुस्लिम संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नागपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज ताजबाग की दरगाह में सभा की और सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की हिफाजत के लिए कदम उठाने की मांग की। मुंबई में रजा एकेडमी, सुन्नी जमीयत उलेमा और दूसरे मुस्लिम संगठनों के नेता प्रोटेस्ट मार्च करते हुए बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन पहुंचे। बांग्लादेश की सरकार से माइनॉरिटीज को पूरी सिक्योरिटी देने की मांग की। इस्लाम का ये फ़र्ज़ है, इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है, मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि जो भी अक़लियत में आपके पास हो उसकी इबादतगाह, उसकी जान माल, उनके घरों की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ की हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है और वहाँ के अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो उनकी हिफाजत करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सही माने में अपने आप को हकदारी नहीं कहते कि कहलवा सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। सही माने में हम लोगों ने यही बातें रखी है कि वहाँ पर जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उनकी जानों पर हमला हो रहा है, उनकी दुकानों पर, उनके जानो माल पर हमला हो रहा है, फौरी तौर पर उसको रोका जाए और जो वहाँ की मंदिरें हैं उसको तोड़ फोड़ किया जा रहा है उसको रोका जाए और जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो फसाद फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और इस तरीके से जल्द वहाँ पर अमन व अमान कायम किया जाए। आज ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को कड़ी चेतावनी दी। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल और बांग्लादेश के रहने वालों का खून एक है, लेकिन मुल्क अलग अलग हैं। इसलिए अगर बांग्लादेशियों ने भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो करारा जवाब मिलेगा। असल में कल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वर्कर्स ने ढाका में भारत के हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया था और बीएनपी के नेताओं ने यह कह दिया था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर भी बांग्लादेश का हक है, बांग्लादेश इन्हें लेकर रहेगा। इसीलिए आज ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, बांग्लादेश खूब फले फूले, तरक्की करे, ऐसी उनकी कामना है। लेकिन जहां तक बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जे का सवाल है तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी समझ लें कि अगर कोई भारत की तरफ बुरी नजर डालेगा तो ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि भाई अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत किसी में नहीं है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा ले लेंगे। तो क्या हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे? ऐसा सोचना भी मत। हम भारत के लोग काफी जागरूक नागरिक हैं, हम बहुत एक्टिव हैं, हम सब्र का इम्तिहान देते हैं, लेकिन अगर कोई तोड़ने के लिए आएगा तो उसका विरोध करें। ऐसी हिमाकत करने वालों का बांध तोड़ देना चाहिए। ममता बनर्जी का गुस्सा जायज है। बांग्लादेश के नेताओं की ये हिमाकत, वो ये कहें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर बांग्लादेश का हक है। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए जो ममता बनर्जी ने किया। भारत ने अब तक संयम से काम लिया है। भारत बांग्लादेश की तरक्की में साझेदार रहा है, आगे भी दोस्त बनकर रहना चाहता है। अगर फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट के बाद भी हिंदू पर जुल्म जारी रहे तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि आज ही ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। आज ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक नई बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को अयोध्या में
बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इसलिए वो अगले साल 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा बाबरी मस्जिद 2 एकड़ जमीन पर बनेगी और नई मस्जिद के लिए वो खुद 1 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमान सिर उठाकर पूरे देश को मैसेज देंगे कि जिस बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसे बंगाल में फिर से और ज्यादा भव्य रूप से बनाया गया। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किए हुए 33 साल गुजर चुके हैं। मैंने ये घोषणा की है कि बंगाल में करीब 33% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में तो 70% मुसलमान है। बेलडांगा में 80% मुस्लिम आबादी है। उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए हम एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। 2-3 महीनों में ये तैयार हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो जाए। ट्रस्ट का काम है कि 3 महीने के अंदर वो इसके लिए जमीन ढूंढे। शिलान्यास के बाद से 3 से 5 साल में ये मस्जिद तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद जैसा था वैसा ही बनेगा, बल्कि उससे भी बड़ा बनेगा। हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद पर यह बयान इस बात का सबूत है कि दोनों तरफ ऐसे नेता हैं जो वोटों के चक्कर में आग में घी डालने का काम करते हैं। बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझ गया। लेकिन जैसे कुछ लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहते हैं, उसी तरह कुछ सिरफिरे बार बार बाबरी को याद करते रहते हैं। ऐसी बातों से किसी का भला नहीं होता। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।